Hello, people. How are you all? We are back again with our new concept and new topic. So, how have you been, babies? क्या हाल है? मजे आ रहे हैं ये चैप्टर पढ़ने में? सर, मेरे को तो बहुत मजे आ रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने जितनी चीजें देखी ये सारी चीजें बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करती हैं। आपने बोला कि भाई शेयर्स होते हैं, हमने देखा है शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। आपने बोला शेयर्स में भी दो टाइप होते हैं, इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है, हमने देखा है। सर उसके बाद हमने बात करी हमारे डिबेंचर्स के बारे में, डिबेंचर्स की बात करी, डिबेंचर्स के टाइप्स देखे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद ना आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज बॉन्ड्स। पब्लिक डिपॉजिट्स भी देखा था ऑफ कोर्स। सो भाई साहब ये सारी चीजें समझते हुए चलो, इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं मिलेगी तुमको। सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हारे ये अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स यू आर डीलिंग विद एज ऑफ नाउ, दिस इज गोइंग टू बी योर फेवरेट एंड द बेस्ट सब्जेक्ट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि सब कुछ हाथों हाथ साथों साथ देखने मिल रहा है। ठीक है सर, समझ गए, आपने जो बोला हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे बॉन्ड्स के साथ। ठीक है सर, आपने बताया बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स एक प्राइमा फेसी क्या लगता है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं? कुछ नहीं है। बॉन्ड्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बोरोड कैपिटल। मैंने बोरो की है, बॉन्ड्स के थ्रू अपनी कैपिटल बोरो की। अब ये बॉन्ड्स एक्चुअली है क्या भला, तो अपन पढ़ के समझेंगे कि क्या चीज है भैया। इट इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे द बोरोड मनी along with interest between the company and person who lends money। ये क्या है? ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है? टू रीपे द मनी दैट हैज बीन बोरोड बाय द कंपनी। कंपनी और जो लेंडर है, जिसने पैसा दिया है, उसके बीच में एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी कहती है कि आई विल रीपे द मनी आई हैव बीन रिसीविंग, या मैं जो पैसा आपसे ले रही हूं मैं आपको वो वापस कर दूंगी। किसके साथ? अलोंग विद इंटरेस्ट। आपने बोला कि मैंने पैसा लिया और मैं आपको वापस करूंगी अलोंग विद इंटरेस्ट। अब अ पर्सन हु लेंड्स मनी एंड बाइज बॉन्ड ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड बॉन्ड होल्डर। जो कंपनी के बॉन्ड्स लेता है और कंपनी को पैसा देता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड होल्डर। क्या कहलाता है वो? हमारा बॉन्ड होल्डर। ठीक है सर, अब बॉन्ड होल्डर देखा हमने। बॉन्ड होल्डर गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड गेट हिज मनी बैक ऑन मैच्योरिटी। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है एज गुड एज डिबेंचर। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है और उसकी मैच्योरिटी पे उसको उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल रहा है। जब तक उसका बॉन्ड, जो उसने बॉन्ड लेकर पैसे दिए हैं कंपनी को, वो बॉन्ड जब तक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक उसे इंटरेस्ट मिलेगा, और जिस दिन मैच्योर हो जाएगा तब उसको उसका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा जो उसने कंपनी को लेंड किया था। सो वो क्या कहला रहा है? हमारा बॉन्ड होल्डर जो है वो हमारा क्रेडिटर है, कंपनी का क्रेडिटर है, क्योंकि उनको क्या दे रहे हैं हम? इंटरेस्ट दे रहे हैं। भाई उनसे पैसा बोरो किया है हमने, उनको ओनरशिप नहीं दी, उनसे पैसा बोरो किया है, रिटर्न में उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं। आपने बोला ठीक है, फिर ये बताओ कि हमारे डिबेंचर में और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? मोर और लेस सिमिलर, बस ये समझ लो। एक स्टेटमेंट है, देखो, all the debentures
just a sec. All the debentures are bonds, but not all the bonds are debentures. यानी सारे डिबेंचर्स जो हैं वो तो बॉन्ड्स हैं ही, लेकिन सारे बॉन्ड्स जो हैं वो डिबेंचर नहीं है. ठीक है. आपने बोला ऐसा क्यों भैया? बॉन्ड्स जो है ना, बॉन्ड्स ऑफर्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ, या फिर ऐसे लो रेट ऑफ रिटर्न्स कह लो, लो रेट ऑफ रिटर्न्स vis-a-vis डिबेंचर ऑफर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ रिटर्न्स कह लो, हाई रेट ऑफ रिटर्न्स. डिबेंचर्स में जो हम रिटर्न्स देते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, वो कंपैरेटिवली बॉन्ड्स के कंपैरेटिवली वो ज्यादा होता है. तो ये समझो कि सारे डिबेंचर्स जो हैं, ऑल द डिबेंचर्स आर बॉन्ड्स बट नॉट ऑल द बॉन्ड्स आर डिबेंचर्स. आपने बोला ठीक है सर. इसके बाद हम हमारे डेफिनेशन देखते हैं बॉन्ड्स की. क्या डेफिनेशन है हमारे बॉन्ड्स की भाई? अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी. कौन सी? वेबस्टर डिक्शनरी ने क्या बोला है? बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट. बॉन्ड एक इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट है, यानी हम हमारे बॉन्ड्स के रिटर्न में क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, इशूड बाय गवर्नमेंट या फिर हमारा बिजनेस फर्म्स. जैसे मैंने कमर्शियल पेपर का आपको बताया था ना, कमर्शियल पेपर्स की तरह बॉन्ड भी होते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी इशू करती है. जब उनको पैसा लगता है तो कमर्शियल पेपर के अलावा बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है. आपने बोला ठीक है सर. प्रॉमिसिंग टू पे द होल्डर स्पेसिफिक सम एट स्पेसिफिक डेट. एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक अमाउंट उन्हें देने वाले हैं हम. ठीक है. ये कौन प्रॉमिस कर रहा है? जो भी ले रहा है. गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है, कंपनी ले रही है, कोई बिजनेस फर्म ले रही है, तो बिजनेस फर्म प्रॉमिस करती है कि भाई एक स्पेसिफिक टाइम पे हम आपको इतना रिटर्न देंगे. आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड. उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे फीचर्स क्या हैं, हमारे बॉन्ड के फीचर्स क्या हैं. सबसे पहले तो देखो नेचर ऑफ फाइनेंस. हमारे बॉन्ड का नेचर ऑफ फाइनेंस क्या है भाई? डेट फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, लंबे टाइम के लिए बॉन्ड्स बनते हैं. आपने बोला कितने लंबे टाइम के लिए? 5 साल के लिए हो सकते हैं, 10 साल के लिए हो सकते हैं, 25 साल के लिए हो सकते हैं, 50 साल के लिए हो सकते हैं. ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं. तो इनका नेचर कैसा है? इनका नेचर क्या है? डेट लोन्स हैं ये. ठीक है. इसके बाद हमने देखा कि स्टेटस क्या होता है बॉन्ड होल्डर का? भाई क्रेडिटर है. कंपनी ने अगर बॉन्ड्स इशू किए हैं तो बॉन्ड्स खरीद के जिसने पैसे दिया है वो क्या कहलाएगा? हमारा, वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा. कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए हैं इन्हें. ठीक है. अब रिटर्न ऑफ बॉन्ड फिक्स्ड रेट होता है, फिक्स्ड रेट में इंटरेस्ट दिया जाता है. ठीक है. और रेगुलर इंटरवल में होता है, यानी एक रेगुलर इंटरवल डिसाइड किया है कि हर साल, हर 6 महीने, ऐसा हमने एक इंटरवल डिसाइड कर रखा है कि इस इंटरवल में हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, या फिर ऑन मैच्योरिटी. ये सारे पॉइंट्स, एक बार डिबेंचर के पॉइंट याद कर लिए तो इन सारे पॉइंट्स में दिक्कत नहीं जाएगी. ठीक है. बस बॉन्ड्स खत्म हो गया, इतना ही था. चलो इसके बाद आ जाओ अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में. क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर एंड जीडीआर. याद है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही चैप्टर के बताया था कि ये कोई बला है, क्या है, आगे देखेंगे. ये आ गई है.
एडीआर और जीडीआर क्या होता है ये अब हम समझते हैं। भैया ये चार्ट के थ्रू समझना कि मैं एक इंडियन कंपनी हूं, मैं एक इंडियन लिस्टेड कंपनी हूं और मुझे फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करना है, यानी जो बाहर वाले लोग हैं, जो मेरे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, मैंने अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करना। अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है मेरा, ये फॉरेन इन्वेस्टर कहां है? मान लो अमेरिका का है। मेरा ये जो इन्वेस्टर है जिससे मैं पैसा रेज करने वाला हूं, ये बंदा अमेरिका का है, फॉरेन का है, और फॉरेन में हमने अमेरिका सेलेक्ट किया। ठीक है, अमेरिका से हम पैसा रेज कर रहे हैं इस बंदे से। तो अब मेरे जो शेयर्स हैं, मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी इंडियन कंपनी है, मेरे जो शेयर्स हैं वो मेरे देश के स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड है। मेरे देश के स्टॉक मार्केट कौन से हैं भाई? बीएससी है, एनएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और मेरे जो शेयर्स हैं वो इक्विटी के फॉर्म में लिस्टेड है। ठीक है, मेरे शेयर्स जो हैं वो इक्विटी के फॉर्म में लिस्टेड हैं। तो अब ये मानो कि मेरे यहां के स्टॉक एक्सचेंजेस के या मेरे यहां के स्टॉक मार्केट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो बाहर के मार्केट से अलग होंगे। ऑफ कोर्स होंगे सर, आपने बोला कि बाहर के जो मार्केट्स हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे मार्केट से अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, मेरी कंपनी में पैसा डाल रहा है, तो मैं उसको इक्विटी कैसे दे दूं? मैं उसको इक्विटी नहीं दे सकता। तो इसके लिए हमें प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं हमारी डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में, क्योंकि ऐसे टाइम पे हम उन्हें डिपॉजिटरी रिसीट्स ही क्या करते हैं? इशू करते हैं। अब डिपॉजिटरी रिसीट्स क्यों इशू करते हैं, डिपॉजिटरी रिसीट्स होती क्या है, अभी हम आगे देखने वाले। आपने बोला कि ये जो मेरी इंडियन कंपनी है, इस इंडियन कंपनी ने अपने शेयर्स एक डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास रखवाए। अब ये डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या है सर? डोमेस्टिक कस्टोडियन यानी वो बंदा, ये यूजुअली फर्म्स होती हैं, डोमेस्टिक कस्टोडियन जो है वो फर्म्स होती हैं। ये क्या करती हैं? ये हमारे जो शेयर्स हैं ये होल्ड करके रखती हैं अपने पास। किसके बिहाफ में? सी, ये डोमेस्टिक कस्टोडियन हमारे इंडिया में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बंदे ने हमारे शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, और जैसे ही इसने अपने शेयर्स, हमारे शेयर्स होल्ड किए, हमारी इक्विटी होल्ड करी, इस चीज का अपडेट इसने किसे दे दिया? फॉरेन डिपॉजिटरी को दे दिया। जैसे हमारे यहां पे डिपॉजिटरी है, हमारे यहां कौन है डिपॉजिटरी? एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, हमने बात कर रखी है इस बारे में। ठीक है सर, तो जो फॉरेन डिपॉजिटरी है ना, ये उसको अपडेट करेगा कि हाँ भाई मेरे पास शेयर्स जो हैं, मेरे पास जो अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे क्या है? इक्विटी है। अब अंडरलाइंग में क्यों बोल रहा हूं ये आगे जाके तुमको समझेगा, मैं समझाऊंगा कि अंडरलाइंग क्यों बोला मैंने। अब मैंने जो अपना इक्विटी यहां पर मैंने कस्टोडियन के पास रखवाया है, कस्टोडियन फॉरेन डिपॉजिटरी को अपडेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि हाँ भाई मेरे पास शेयर्स आ गए हैं। और ये फॉरेन डिपॉजिटरी अपने फॉरेन इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करेगी, अपडेट करेगी कि हाँ जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हैं, जिस कंपनी में आप पैसा दे रहे हैं, जो इंडियन कंपनी आपसे पैसा ले रही है, उसने आपको, आपके बिहाफ में या आपके लिए हमारे कस्टोडियन के पास क्या किया है? हमारे कस्टोडियन के पास शेयर्स जमा करवा दिए हैं। तो अब ये फॉरेन डिपॉजिटरी क्या करेगी? उन शेयर्स के बदले में इस फॉरेन इन्वेस्टर को एक्नॉलेजमेंट देगी। अब ये एक्नॉलेजमेंट किस फॉर्म में देती है? हमारी एक्नॉलेजमेंट जो देती है ना, ये डिपॉजिटरी रिसीट्स के फॉर्म में देती है। डिपॉजिटरी रिसीट्स के फॉर्म में हमारी फॉरेन डिपॉजिटरी किसको देगी? हमारे फॉरेन इन्वेस्टर को एक्नॉलेजमेंट देगी। किस फॉर्म में? डिपॉजिटरी रिसीट्स के फॉर्म में। आपने बोला वेल एंड गुड सर, समझ में आ गया। अब समझो, ये जो डिपॉजिटरी रिसीट आई हमारे पास, ये डिपॉजिटरी रिसीट्स किसके लिए रेज की थी हमने? अगर हमने अमेरिका से पैसा रेज किया है, अगर हमने अमेरिका के लिए
हमने हमारी जो शेयर्स हैं, अंडरलाइन जो मैं बोल रहा था ना, इन शेयर्स को ना जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है, जो हमने उसको डिपॉजिटरी रिसीट्स दी, ये अब अपने स्टॉक मार्केट में इन्हें खरीद और बेच सकता है। लेकिन इन डिपॉजिटरी रिसीट्स के लिए हमने अपना अंडरलाइंग असेट क्या रखवाया है? अंडरलाइंग मतलब भाई इस डिपॉजिटरी रिसीट्स के बदले में मैंने क्या जमा करवाया है? तो मैंने अपनी इक्विटी अंडरलाइंग करवाई है, मतलब अपनी इक्विटी के बदले में मैंने इसको ये दिया है ना, पैसा लिया इससे, पैसा मैंने लिया इससे, और अपने शेयर्स, अपनी इक्विटी ना देकर अपनी इक्विटी कस्टोडियन के पास रखवा दी, और कस्टोडियन को बोल दिया कि भाई फॉरेन डिपॉजिटरी को बोलो कि ये शेयर्स मेरे पास हैं, आप इस इतने इतने शेयर्स के या इतने इतने पैसों के आप उनको डिपॉजिटरी रिसीट्स दे दो। अब अगर बंदा अमेरिका का है जिससे मैंने पैसे रेज किए हैं, तो हम उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स देंगे, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। और वहीं अगर अमेरिका के अलावा आउट ऑफ थ्रू आउट द ग्लोब अगर कहीं और से हमने पैसा रेज किया, किसी और फॉरेन इन्वेस्टर से, किसी यूरोपियन कंट्री से हमने पैसा लिया है, तो उनको हम कौन सी रिसीट्स देंगे? उनको हम देंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। सी, इसके अलावा इंडिया ने भी अपनी खुद की रिसीट्स बना दी है, कोई लेता नहीं है, दैट्स डिफरेंट थिंग। अभी तक सिर्फ एक ही कंपनी ने, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द नेम, आई विल टेल यू इन द अदर लेक्चर, एक ही कंपनी ने इंडिया से आईडीआर का इस्तेमाल करके, आईडीआर यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स का इस्तेमाल करके इंडिया से पैसा रेज किया है, किसी फॉरेन कंपनी ने। अगर किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया से पैसा रेज करना है तो इंडिया ने अपनी खुद की रिसीट्स बनाई है जिसको हम आईडीआर बोलते हैं। इट इज फ्रॉम आउट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, तो याद नहीं भी रखा तो भी चलता है, लेकिन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स हमें बाय हार्ट याद रखनी है। आपने बोला ठीक है, आप बताओ सर कौन सी ऐसी कोई तो कंपनीज होंगी जिन्होंने बाहर से ऐसा पैसा उठाया, जिन्होंने एडीआर या जीडीआर का इस्तेमाल करके पैसा रेज किया है। भाई हमारे एचडीएफसी बैंक ने किया है, इन्फोसिस ने किया है, वीडियोकॉन, D2H, ये कंपनीज ने इस तरीके से पैसा उठाया है, फॉरेन से पैसा इन्वेस्ट करवाया, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इनके। आपने बोला ठीक है सर। सी, ट्रेड्स लाइक नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है, अब हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है ये अपने फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में इनको खरीद और बेच सकता है। अब जैसे जो हमारे फॉरेन में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, सी कहां पे ये सारी ये डिपॉजिटरी रिसीट्स हम ट्रेड कर सकते हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं, लक्जमबर्ग में कर सकते हैं हम लोग, फिर उसके बाद नेस्डैक है। नेस्डैक क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, ये दुबई का स्टॉक एक्सचेंज है नेस्डैक, यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, इन डिपॉजिटरी रिसीट्स के इस्तेमाल की बात हो रही है कि हम इन डिपॉजिटरी रिसीट्स को कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आपने बोला नेस्डैक में कर सकते हैं, भाई सिंगापुर में कर सकते हैं, हांगकांग में कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पे आप इन डिपॉजिटरी रिसीट्स को खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, एकदम इक्विटी शेयर्स की तरह होता है, इक्विटी शेयर्स की तरह खरीद बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सेम थिंग जैसे इक्विटी है। भाई हमारी मार्केट की जो मार्केट वैल्यू रहती है उसका प्राइस किस पे डिपेंड करता है? डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। आपने बोला हाँ सर। भाई इट इज लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, हम इनको फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? आपको मैंने सारा प्रोसीजर बताया ऊपर एक चार्ट फॉर्म में। ठीक है सर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज कमर्शियल बैंक। यार कमर्शियल बैंक में मैं क्या बात करूं तुमसे, बताओ। हमने कमर्शियल बैंक को लेकर पूरा एक चैप्टर पढ़ा है। कमर्शियल बैंक जो हमारा करस्पॉन्डेंस विद बैंक था, उसमें कमर्शियल बैंक पूरा एक टॉपिक था ना, लेकिन फिर भी डिटेल में सारा डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने मुझसे नहीं पढ़ा है, किसी और से पढ़ा होगा, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, हम आराम से पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड सच मनी टू अदर्स। क्या काम होता है बैंक का? हमसे पैसा लेती है, जिनको लोन की जरूरत है उनको लेंड करती है पैसा। लेकिन याद है हमने देखा था
कि बैंक कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि उसने हमसे पैसा लिया और सारा पैसा लैंड कर दिया। हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, जितना पैसा हमने डिपॉजिट किया था वो सारा पैसा बैंक ने क्या किया, लैंड कर दिया, यानी किसी को उधार दे दिया, किसी को लोन दे दिया। अगर ऐसा करेगी तो कल को अगर मुझे जो पैसा मैंने डिपॉजिट किया वो वापस चाहिए तो फिर मैं कैसे लाऊंगा, बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे बैंक क्या करती है, एक अमाउंट जो है उसको रिजर्व रखती है अपने पास कि भाई कल को अगर किसी को पैसे वापस देने हैं तो वो इस रिजर्व्ड अमाउंट में से वो पैसा वापस करती है। तो बैंक का इस हिसाब से सर्कुलेशन चलता है पैसों का कि हमसे पैसे लेती है, हमसे डिपॉजिट लेती है और इसको लैंड करती है। हमसे डिपॉजिट लेती है, बहुत कम इंटरेस्ट देती है हम लोगों को, और जब लैंड करती है, जब लोन देती है तो जिनको उसने लोन दिया उन लोगों से हायर इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। आपने बोला ठीक है। देयर आर मैनी शॉर्ट एंड मीडियम टर्म sources of finance, but commercial banks are most predominant source. बैंक के बारे में किसको नहीं पता यार, हर कोई जानता है कि बैंक लोन देता है, हर कोई जानता है कि हम बैंक से पैसा रेज कर सकते हैं। तो बैंक जो है ना वो बहुत प्रीडोमिनेंट है हमारे देश में। बैंक यार बाहर के देशों में पता है, यहां पे हमको हमारा पैसा बैंक में रखने के लिए बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। बाहर देशों में कुछ ऐसे देश हैं जहां पे बैंक हमारा पैसा अपने बैंक में रखने के लिए हमसे इंटरेस्ट लेता है, हमसे इंटरेस्ट लेता है कि भाई हम तुम्हारा पैसा संभाल के रख रहे हैं, आप हमको इंटरेस्ट दो। तो समझ रहे हो, इट डिफर्स। लेकिन हमारे देश में बैंक्स आर सो डोमिनेंट एंड दे प्रोवाइड लोन्स इतना ज्यादा कि दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से पैसा लिया जा सकता है, रेज किया जाता है, उनके बैंक के आगे वो लोग थोड़े कम ही पड़ जाते हैं। बैंक बहुत टाइम से एक प्रथा चलती हुई आ रही है, एक इट्स लाइक अ कस्टम कि लोन चाहिए तो यार चलो बैंक से जाके ले लेते हैं। ऑल्दो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लेकिन अक्सर हम यही सुनते हैं कि यार लोन बैंक ठीक है चलो। तो दैट इज व्हाई इट इज द प्रीडोमिनेंट सोर्स। अब ये कमर्शियल बैंक है, मानो ये क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक लोन क्या कर रहा है, पब्लिक को लोन दे रहा है और डिपॉजिट या सेविंग्स ले रहा है। भाई डिपॉजिट ले रहा है और लोन दे रहा है, मेन काम तो यही है ना, या पब्लिक को या बिजनेस को, जैसे भी बैंक का काम क्या है, बोरो कर रहा है और लैंड कर रहा है। ठीक है सर। कमर्शियल बैंक हेल्प्स कंपनी बाय granting loans, by subscribing to shares and debentures, and by underwriting issue of securities of a company. अब ये अंडरराइटिंग का कंसेप्ट मैंने तुमको इसके पहले भी बताया था कि अंडरराइटिंग यानी क्या, ये कंपनी है, मान लो इसने 1000 शेयर्स क्या किए, इशू किए हैं, यानी 1000 शेयर्स का ऑफर दिया है कि भाई 1000 शेयर्स इशू करने वाली है। अब मान लो इसमें से आपके 900 शेयर्स ही पब्लिक ने क्या करी, पब्लिक सब्सक्राइब्ड, पब्लिक ने 900 शेयर्स ही सब्सक्राइब की। तो अब इस कंपनी ने क्या किया था ना, इस कंपनी ने एक अंडरराइटर को यानी किसी बैंक को, बैंक के साथ अग्रीमेंट कर रखा था कि कल को अगर मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो पूरा नहीं होता है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है या रिमेनिंग शेयर्स हैं, जो मेरे रिमेनिंग शेयर्स हैं उसे तुम सब्सक्राइब कर लेना। तो ये क्या करेगा, ये बैंक इसे सब्सक्राइब कर लेगा, जो बचे हुए 100 शेयर्स हैं बैंक विल सब्सक्राइब टू दीज शेयर्स, यानी ये 100 शेयर्स जो हैं, ये 100 शेयर्स बैंक खरीद लेगा, ये 100 शेयर्स बैंक खरीद लेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये इसको हम अंडरराइटिंग कहते हैं। ये हमारी अंडरराइटिंग प्रोसेस कहलाती है कि भाई बैंक ने क्या किया, बैंक
ने अंडर राइटिंग की, किसकी भाई, जो रिमेनिंग शेयर्स थी उनको अंडर राइट कर लिया। ठीक है सर। तो यहां पे यही लिखा है कि बाय अंडर राइटिंग इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, और उसके अलावा भाई बाय सब्सक्राइबिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कंपनी में शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं। शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो शेयर्स खरीदते हैं या फिर डिबेंचर्स खरीदते हैं। आपने बोला ठीक है सर। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड आर प्राइमरी सोर्स फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जब समझ रहे थे तब हमारा ये पॉइंट हमने देखा था कि हम बैंक से शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा उठा सकते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है सबको पता है, या फिर बैंक क्रेडिट के थ्रू उठा सकते हैं या फिर ट्रेड क्रेडिट के थ्रू उठा सकते हैं। अब ये बैंक क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट क्या है, ट्रेड क्रेडिट तो आगे आने वाला है, इसको पढ़ेंगे हम आगे। बैंक क्रेडिट क्या है, बैंक लोन दे रही है थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, हमारी वर्किंग कैपिटल को इंटैक्ट रखने के लिए। आपने बोला ठीक है सर। अब क्या टाइप्स होते हैं, क्या व्हाट टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक। सी, सबसे पहले जो है वो है ओवरड्राफ्ट। अब ये ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट यानी क्या, आपने बोला कि भाई हमारे ये मिस्टर घड़ी वाला है, ठीक है, ये क्या है, ये एक बिजनेसमैन है, और ये हमारे एक मिस्टर घंटा वाला है। मिस्टर घंटा वाला ने क्या किया, अपने मिस्टर घड़ी वाला को 10,000 रुपए, 1 लाख के गुड्स बेचे। इस गुड्स को बेचने के बाद हमारे मिस्टर घंटा वाला ने इनको एक चेक दिया 1 लाख का, ठीक है। लेकिन हमारे जो घड़ी वाला है, इनका अकाउंट एक बैंक में था, आईसीआईसीआई कह रहा हूं, सॉरी, आईसीआईसीआई में इनका बैंक अकाउंट था। अब इनके बैंक अकाउंट में हमने देखा कि भाई सिर्फ 50,000 रुपए हैं, लेकिन गुड्स कितने के खरीदे, 1 लाख रुपए के। और भैया मिस्टर घड़ी वाला को ये भी दे दिया इन्होंने, चेक दे दिया। तो अब कल को जब ये बंदा जाएगा तो टेक्निकली इसको रोते हुए आना पड़ेगा कि यार चेक दे दिया, फ्रॉड कर दिया, पैसे नहीं थे, 50,000 थे, 1 लाख रुपए का चेक दे दिया। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे मिस्टर घड़ी वाला है ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। इनके पास करंट अकाउंट है और इनकी जो रेपुटेशन है ना अच्छी है, इनका सिबिल जो है अच्छा है, मतलब इनका ट्रांजैक्शन लेन देन वगैरह अच्छा है। तो बैंक क्या करेगी, बैंक विल प्रोवाइड हिम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब आपने भाई मेरे अकाउंट में सिर्फ 50,000 थे, मैंने चेक 1 लाख का दे दिया, तो बचे हुए जो 50,000 हैं वो बैंक मेरे बिहाफ में किसको, मिस्टर घंटा वाला को दे देगी। फिर बाद में उस अमाउंट पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर देगी। मान लो बैंक ने मुझे अपनी एक लिमिट दे रखी थी, बैंक ने मुझे 2 लाख रुपए की लिमिट दे रखी थी कि भाई 2 लाख का ट्रांजैक्शन आप हमारी तरफ से कर सकते हो। मैंने कितने का किया, मैंने किया 50,000 रुपए का। 50,000 तो थे ना मेरे अकाउंट में, मुझे 1 लाख देने थे, मेरे अकाउंट में 50,000 थे, तो मेरे बिहाफ में बैंक ने 50,000 रुपए दे दिए, किसको, मिस्टर घंटा वाला को। अब मेरी लिमिट तो 2 लाख की थी, लेकिन सर ओवरड्राफ्ट तो मैं 2 लाख का कर सकता था, यानी मैं बैंक की तरफ से 2 लाख रुपए से 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकता था। लेकिन सर ये जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रही है ना, ये इस लिमिट पे नहीं करेगी जो उसने मुझे प्रोवाइड कर रखी है 2 लाख रुपए की, ये उस ही अमाउंट पे करेगी जितना उसने मेरे बिहाफ में पे किया है। यानी जितनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने बैंक से ली है, यानी मैंने 50,000 रुपए बैंक से लिए ना, ओवरड्राफ्ट लिया है ना, तो ये बैंक मेरी 50,000 रुपए पर ही इंटरेस्ट लगाएगी, ना कि अमाउंट जितना मुझे तुमने लिमिट दे रखी है उस पे नहीं, जितना मैंने आपका यूज किया है आप उस पे मुझे इंटरेस्ट लगाओ। आपने बोला ठीक है सर। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं, कैश क्रेडिट क्या है। भाई कैश क्रेडिट क्या है, एग्जाम्पल से समझो। ये हमारे
पंकज भाई हैं। अब पंकज भाई ने क्या किया, पंकज भाई को लग रहा था पैसा, पंकज भाई नीड्स मनी फॉर स्टॉक और टू परचेज गुड्स फॉर हिज बिजनेस। उनको कुछ पैसा चाहिए था, क्यों? क्योंकि उनको अपना बिजनेस शुरू करना है, उनको गुड्स लेना है और उनको ऐसा कुछ स्टॉक लेना था अपने बिजनेस के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैश क्रेडिट लिया। किससे? बैंक से। हमारे बैंक ने इन्हें कैश क्रेडिट दिया। कितने का दिया भाई? 12 लाख रुपए का। क्यों दिया भाई? बैंक ने बोला कि भाई मैं ऐसे तो नहीं दे रही हूं, तू मुझे कुछ तो भी गिरवी रखवा, कुछ तो सिक्योरिटी दे। तो ये पंकज भाई के पास एक 20 लाख रुपए का फ्लैट था। पंकज भाई ने क्या किया, इस फ्लैट को एज ए सिक्योरिटी हमारे बैंक में रखवा दिया। अब बैंक से 12 लाख रुपए का कैश क्रेडिट ले लिया। अब ये कैश क्रेडिट क्या है सर? ये जो इंटरेस्ट है ना, इट वुड बी चार्ज्ड ओनली ऑन द अमाउंट यूज्ड बाय मिस्टर पंकज एंड नॉट ऑन द whole amount given by bank, which is 20 lakh. It is not 20 lakh, it is 12 lakh. जो बैंक ने आपको 12 लाख रुपए दिए हैं, इन 12 लाख रुपयों में से मैंने जितना भी सामान, जितना भी पैसा यूज किया, जितना पैसा मैंने अपना स्टॉक या फिर अपने फिनिश्ड गुड्स लाने में खर्च किया, सिर्फ उतने ही पैसे पे बैंक मुझे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ना कि पूरे इस 12 लाख पे। इसीलिए हम इसे कैश क्रेडिट बोलते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ना, यहाँ पे उतने ही अमाउंट पे इंटरेस्ट लगने वाला है जितना अमाउंट मैंने यूज किया है, ना कि उतने अमाउंट में जितना अमाउंट मुझे बैंक ने दिया है। आपने बोला ठीक है सर। अब आगे बताओ कि कैश लोन क्या होता है। कैश लोन, कैश लोन बताने की जरूरत है। नॉर्मल लोन टेकन, एक लोन ले लिया बैंक में जाके, सर लोन दे दो, बैंक ने दे दिया। एंटायर अमाउंट इज क्रेडिटेड इन बोरोवर्स अकाउंट, पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ गया। जिसने भी पैसा लिया है, जो बैंक के पास गया है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन आउटस्टैंडिंग लोन। अब समझो ये आउटस्टैंडिंग लोन क्या बोल रहा है। मैंने भाई 5 लाख रुपए का लोन लिया था बैंक से। स्टार्टिंग में तो मुझे 5 लाख रुपए पर पूरा इंटरेस्ट लगा, पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट लगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बैंक को 2 लाख रुपए रीपे कर दिए। मैंने बैंक को 2 लाख रुपए रीपे कर दिए। अब जो मुझे इंटरेस्ट लगने वाला है ना, अब जो मुझे इंटरेस्ट लगने वाला है वो मुझे लगेगा 3 लाख रुपए पे, क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए बैंक को वापस कर दिए हैं। तो अब जो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है, वो कितना है? 3 लाख रुपए। तो मेरे आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है सर। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बचपन में जाओ, आ जाओ भैया। जो मेरा सेलर है, इसने गुड्स सेल किए हैं, किसको? बायर को। अब इस बायर ने, कौन है ये? मिस्टर अंगूर एंड मिस्टर झुंझुन। भाई साहब, मिस्टर अंगूर ने झुंझुन जी को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं, लेकिन हमारे झुंझुन भाई ने ना पैसा नहीं दिए। पैसे के बदले क्या दे दिया? एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज देता है उसे हम कहते हैं ड्रॉवी, यानी ड्रॉवी, उसके अलावा ड्रॉवी इज बायर, जिसने खरीदा है, एंड जो सेलर है, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है, उसको हम कहते हैं ड्रॉवर। ठीक है सर। अब हमने देखा कि मिस्टर झुंझुन ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। इसमें क्या लिखा कि भाई मैं पैसे आपको 3 महीने में दे दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूं। ये मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे रहा हूं, मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, ये अभी एक मेरा डॉक्यूमेंट रख लो। लेकिन अब मिस्टर अंगूर को ना 1 महीने बाद अर्जेंट नीड लग गई पैसों की, भैया मेरे को पैसे चाहिए। तो ये मिस्टर अंगूर क्या किए? मिस्टर अंगूर गए बैंक के पास और अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवा लिया यानी 10,000 के बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में बैंक से उन्होंने ले लिए 9,000 रुपए, क्योंकि अभी ये 10,000 मिलने में इनको 2 महीने का टाइम है।
तो अब बैंक ने क्या किया, इनको 10,000 की जगह 9,000 रुपए दे दिए, और ये जो 1,000 रुपए बचा ना, ये बैंक का मुनाफा हुआ। ये क्यों दिया? क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो था, ये आपको 2 महीने बाद जो अपने झुनझुन साहब पैसे देने वाले थे, अब वो किसको देंगे? डायरेक्ट बैंक को आके देंगे। अब वो अंगूर के पास नहीं जाएंगे। आपने बोला ठीक है, बढ़िया। तो इसको कहते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है सर। अब ये ट्रेड क्रेडिट क्या है? ट्रेड क्रेडिट समझो। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस वाला काम है यहाँ पे। भाई हमारे मिस्टर रोहित जो हैं, ये एक बिजनेसमैन है, और हमारे मिस्टर कृष्णा भी एक बिजनेसमैन है। हमारे रोहित जो हैं वो सप्लायर हैं, और कृष्णा जो है वो रिटेलर है। किस चीज के? स्टेशनरी के। ठीक है। अब ये क्या हुए? हमारे रोहित ने मिस्टर कृष्णा को क्या दिया? भाई गुड्स दिए। ठीक है, और उसके बदले में कृष्णा ने प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको पेमेंट दूंगा इन अ फ्यूचर डेट। मैं आपको अभी पैसा नहीं दे रहा, मैं आपको फ्यूचर डेट में दूंगा। मैं आपको पेमेंट इन डिफर्ड बोला, मतलब मैं आपको बाद में पैसा दूंगा, अभी नहीं दे रहा। तो ये जिस बंदे ने आपको गुड्स दिया, ये क्या कहलाया? ये हमारा ट्रेड क्रेडिटर कहलाया। ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ना इनके बीच में, इसी ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। यानी आपने, सप्लायर ने गुड्स दिया एक रिटेलर को, और इस रिटेलर ने आपको तुरंत पैसे नहीं दिए, लेकिन आपको बोला कि भाई मैं आपको बाद में पैसे दूंगा। ये बिजनेस में क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं हुआ है, फिलहाल नहीं हुआ है, आपने पैसा नहीं दिया है, आपने गुड्स दिए हैं। यहाँ पे क्या दिए हैं? आपने इनको गुड्स दिए हैं सर, आपने पैसा नहीं दिया है, आपने इनको गुड्स दिए। तो समझो, अब आपने मेरे से सवाल किया कि भाई आपने गुड्स तो दे दिए, लेकिन ये जो हमारे रोहित हैं, ये रोहित क्यों पैसा देंगे, क्यों गुड्स देंगे क्रेडिट में? तो उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है। देखो पैसा आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, लेकिन अगर मेरा माल पड़ा रह गया और मैंने उधार के चक्कर में माल दिया ही नहीं, मेरे गुड्स दिए ही नहीं, तो खराब हो जाएंगे ना यार, आउटडेटेड हो जाएंगे। और बहुत टाइम से ये कस्टम चला हुआ आ रहा है, इट्स अ ट्रेडिशन कि आप मुझे गुड्स दो उधार में, मैं आपको पैसा बाद में दूंगा। ठीक है सर। तो इसीलिए रोहित विल हैव टू और विल गिव गुड्स इन ऑन क्रेडिट। इट हैज बीन अ कस्टम सिंस सो लॉन्ग। बहुत टाइम से हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं ये कि भाई हम उधार में अपना बिजनेस करते हैं, उधार में माल लेते हैं, बेचते हैं, फिर पैसा देते हैं। ऐसा बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। अब समझो, इफ मिस्टर रोहित रिफ्यूजेस टू सेल goods on credit, if he refuses to sell goods on credit, Mr. Krishna will go to some other supplier. बहुत सारे सप्लायर हैं, कोई ना कोई तो देगा। as it's a custom, some supplier will sure provide him trade credit. कोई ना कोई तो देगा ही सर, क्योंकि कस्टम है, चला आ रहा है बहुत टाइम से। also Mr. Rohit also needs to sell the products of his, otherwise his goods would be outdated over the period of time. रोहित को गुड्स तो बेचने पड़ेंगे ही ना यार। अगर वो क्रेडिट में नहीं बेचता, क्रेडिट के चक्कर में वो गुड्स ही नहीं बेच रहा है, तो क्या होगा भाई? वो खराब हो जाएंगे पड़े पड़े। आपने बोला ठीक है भाई, नो बिजनेस कैन डू बिजनेस विदाउट क्रेडिट। क्रेडिट इज द सोल ऑफ द बिजनेस। आपको उधार करना ही पड़ता है। बड़े बड़े बिजनेसेस भी जो होते हैं वो क्रेडिट के बेसिस पे होते हैं कभी कभी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही उधार देना जरूरी है, लेकिन बिजनेस का एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है क्रेडिट। भाई मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, यानी थोड़े टाइम के लिए जब हमको फाइनेंस की जरूरत होती है तो हम फाइनेंस ले लेते हैं, लेकिन किस फॉर्म में लेते हैं? कैश के फॉर्म में नहीं लेते हैं, गुड्स के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है सर।
एक सप्लायर ने एक रिटेलर से गुड्स एक रिटेलर ने एक सप्लायर से गुड्स लिए और उसको बोला कि भाई मैं बाद में पैसा दूंगा, तो गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ, पैसा बाद में आया। ठीक है सर, इट इज क्रेडिट नॉट कैश लोन। भाई ये क्रेडिट तो है लेकिन ये कैश लोन नहीं है। आपने क्रेडिट परचेज किया है, आपने पैसा नहीं परचेज किया, आपने गुड्स परचेज किए। ठीक है, इट रिजल्ट्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट हुज पेमेंट हैज टू बी मेड ऑन फ्यूचर डेट। भाई जो गुड्स मैंने लिए हैं वो मैंने क्रेडिट में लिए हैं, यानी जिस सप्लायर ने मुझे गुड्स दिए हैं वो उसने क्रेडिट में सोल्ड किए हैं। मतलब ये वो गुड्स हैं जो आगे जाके जब बिकेंगे तब मैं उसका पैसा दूंगा। ऑल्दो ऐसा नहीं होता कि बिकेंगे तभी दूंगा, लेकिन एक फ्यूचर डेट में देने वाला हूं उसका पैसा, मैं अभी नहीं दे रहा हूं। मैंने ये जो गुड्स हैं बेचे हैं, उसके बदले में जो पैसा मुझे मिलने वाला है वो फ्यूचर डेट में मिलने वाला है, अभी नहीं मिलने वाला है उसका पेमेंट मुझे। ट्रेड क्रेडिट इज पॉपुलर इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड। अब होलसेलर्स देख लो, रिटेलर्स देख लो, इन लोगों के बीच में ट्रेड क्रेडिट बहुत चलता है। ठीक है, नाउ it is easy to obtain such credit without signing any debt instrument। यार भरोसे पे चलता है ये वाला धंधा तो बेसिकली। देखो होलसेल और रिटेलर्स वगैरह के बीच में, जो सप्लायर और रिटेलर के बीच में इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक ऐसा फिड्यूशरी वो हो जाता है, आपका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला रिलेशनशिप बन जाता है कि यार ठीक है ये बंदा मेरे को दे देगा, मतलब ऐसा है कि भागेगा नहीं। ठीक है सर, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई यूजुअली कोई डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। चीप मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, क्रेडिट पीरियड 30 डेज और मोर, 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा एक क्रेडिट पीरियड इसका रहता है। एंड टर्म्स आर नॉट रिजिड, ये जो टर्म्स हैं ये फ्लेक्सिबल होती हैं। ये टर्म्स जो हैं ये फ्लेक्सिबल होती हैं कि ठीक है सर आपने 30 दिन बाद नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, 10 दिन और ले लो, आप 10 दिन में दे देना। If payment is made before maturity, then discount is given by trade creditor। भाई मैंने आपको बोला था कि मैं 30 दिन में आपको पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन मैंने 15वें दिन में दे दिया, तो यहां पे ट्रेड क्रेडिटर आपको डिस्काउंट भी देगा। ठीक है सर, आपने बोला कि मेरा ये मैंने ट्रेड क्रेडिट जो था ये मैंने समझ लिया। इसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट जो है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट उसको देखेंगे जरूर हम, विच इज इसके मैंने ऐसा इंटेंशनली ही नोट्स नहीं बनाए हैं सो दैट इसमें हम थोड़ा आराम से बुक से ही बात कर सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है उसमें, विच इज हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसमें तुम लोगों को नाम है, नाम दिए हुए हैं, वो नाम ही याद कर रखना है, तुम्हें वो नाम याद रखने पड़ेंगे। और ठीक है क्या है देखते हैं, आओ जरा। ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक सेकेंड रुको जरा। So sorry guys, I am really very sorry. I forgot to
वेयर द माइक, चलो आ जाओ। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख रहे थे अपन, है ना। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1948 फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या हुआ था, हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो 1948 में क्या हुआ था, रैपिड डेवलपमेंट हुआ था। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट have established special financial institutions for providing industrial finance। अब जब इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट होने लगा हमारी कंट्रीज में, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू एस्टैब्लिश अ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यही इंस्टीट्यूशंस को हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस। जिन इंडस्ट्रीज को पैसा लग रहा था, फाइनेंस लग रहा था, उनको ये क्या कर रही थी, दे वर प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू सच इंडस्ट्रीज। दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिया किसको, इन इंडस्ट्रीज को। द असिस्टेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन हैज बिकम इंपॉर्टेंट फॉर न्यू कंपनीज एज वेल एज गोइंग कंसर्न। ठीक है भाई, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, ये न्यू कंपनीज के लिए या फिर जो कंपनीज पहले से चलती हुई आ रही थी, इनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि इनको क्या कर रही थी, वो असिस्टेंस दे रही थी। असिस्टेंस कैसे दे रही थी, फाइनेंशियली इनको पैसा प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज एज फॉलोज। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं भाई, डेवलपमेंट बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन है। अब इनके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं हम एक एक करके देखेंगे। भाई डेवलपमेंट बैंक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI। ये सब क्या है, ये सब डेवलपमेंट बैंक्स हैं। मतलब जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जो हमारे स्टेट में, जो एरियाज में जहां पे जो कंपनीज डेवलपमेंट का काम कर रही हैं, ये उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। ठीक है, ये सारे नाम है, ये सब नाम आपको याद करना पड़ेगा। मतलब मैं इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना RCTC, TDICI, भाई FTC, TFCI, ये सब क्या है, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्या बोल रहा है यहाँ पे, LIC तो सुना है, LIC सबको पता है क्या है, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। भाई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, क्या क्या है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस में, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या बताऊं उसमें, मैं नाम ही याद रखना है आपको, ये सारे नाम याद रखना है आपको। अब समझो, above mentioned institution provides financial assistance in the following form। अब ये जो ऊपर जिन बैंक्स के बारे में हमने बात की, ये जो बैंक्स हमने ऊपर देखे, अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं ये देखते हैं हम। भाई बाय लेंडिंग, टर्म लैंडिंग फैसिलिटीज, प्रोवाइड देम टर्म लैंडिंग फैसिलिटीज, यानी टर्म लोन्स होते हैं। हमने डिस्कस किया है कि भाई टर्म लोन, टर्म लेंडिंग फैसिलिटीज, यानी एक टर्म के लिए हमने उनको पैसा लेंड किया है टू सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। पढ़ा था हमने, बैंक, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो भी IPO में या कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं। ठीक है, टू अंडरराइट द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अंडरराइट का एग्जाम्पल बताया आपको मैंने कि जो रिमेनिंग सिक्योरिटीज रहती हैं उसको अंडरराइट कर लेता है बैंक। ठीक है, टू लेंड मनी, पैसा लेंड कर रहा है।
टू गारंटी टर्म लोन्स रेज्ड बाय कंपनी। अब समझो, ये कोई कंपनी है जिसने इस बैंक से क्या किया है, लोन लिया है। तो इस लोन के बदले में बैंक ने इससे क्या, एक सेकेंड ना, बैंक ने लोन दिया है इसको, ठीक है, मतलब वही सेम थिंग, कंपनी को बैंक ने लोन दिया है। तो अब इस लोन के बदले में कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए होगी, ठीक है, कुछ तो भी, अरे चलो, सिक्योरिटी चाहिए होगी बैंक को। तो ये सिक्योरिटी ना लेकर ये जो हमारे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इस बैंक को क्या किया, गारंटी दे दी। क्या किया, इस बैंक को गारंटी दे दी, किसके बिहाफ में, इस कंपनी के बिहाफ में, कि कल को अगर इस कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो मैं आपको पैसा दूंगी, ठीक है। अब दिस वाज इट, ये हमारा वेरी लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमने ट्रेड क्रेडिट देख लिया है, ठीक है, नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट, सब कुछ एकदम डिटेल में डिस्कशन किया है हमने। यहां पे हमारा डिस्टिंक्शन आता है जिसको हम हमारे एक्सरसाइज के साथ आगे करेंगे। जब हम हमारी एक्सरसाइज करेंगे तब हम हमारी एक्सरसाइज के साथ हमारा डिस्टिंक्शन देखेंगे। उससे होगा ये कि जब हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे उसके पहले जब डिस्टिंक्शन देखेंगे ना, तो सारा चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो हमको रिकॉल होगा, क्योंकि डिस्टिंक्शन में कुछ नहीं है, चैप्टर का आपका एक कंपाइलेशन दिया हुआ है कि क्या 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 चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। तो ये हम कब पढ़ेंगे, जब हम हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है सर। वेल एंड गुड, समझ में आया, मजे आए, अच्छा लगा, चैप्टर बढ़िया था सर, बढ़िया था सर, मजा आ गया, बढ़िया है, अच्छी बात है, ऐसे ही मजा आते रहना चाहिए तुम लोगों को। इसके बाद क्योंकि हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, थर्ड चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम समझेंगे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है अभी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देख लिया है, और उसके अलावा क्या देख लिया है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देख लिए। अब आने वाले टाइम पे आने वाले लेक्चर पे हम देखेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, कैसे शेयर्स इश्यू होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं शेयर्स इशू, किस किस तरीके के, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या जरूरत लगती है। तो ये सारी चीजें हम आने वाले हमारे लेक्चर में देखने वाले हैं, जो कि है नेक्स्ट चैप्टर हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। तो टिल देन रोकते हैं हम हमारे लेक्चर को यहीं पे, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन पीस आउट एंड लव यू ऑल, बाय बाय बेबीज।